हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर एक प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह आपका फिजिक्स का है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए उसके पहले हम आपको कुछ मोटिवेट कर दें। आज का मोटिवेशन कोड है, ना किसी से डरते हैं ना किसी से जलते हैं, बस अपनी मंजिल में अपने हिसाब से चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से, अपने बनाए हुए रणनीतियों के हिसाब से चलते रहिए। तो चलिए देखते हैं, हमारे बीच में पहला सवाल आ गया। और पहला सवाल आप कक्षा 10 के फिजिक्स का देख रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है, यह बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब आप लोग बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? यह बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भले ही आपको लग रहा है कि बहुत हल्का प्रश्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जहां से बहुत सारे बच्चे गलतियां करके चले आएंगे। तो आज के आज अभी हम इसको याद कर लेंगे। जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अर्थात परास होती है वह आपका 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होती है। कितना होती है? 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक। अर्थात आपका ये जो पहला वाला ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको एकदम स्पष्ट करा दे, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 1 मिनट, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आप पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस आपको हम क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं कि ये भी प्रश्न है। ठीक, आपके फिजिक्स के पहले अभ्यास से ये प्रश्न निकाले गए हैं और यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे, हमें बताने की क्या आवश्यकता है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। निम्न में से पारभाषक माध्यम है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 3 माध्यम होते हैं। एक होता है आपका पारदर्शी माध्यम। क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। और दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, और तीसरा होता है आपका पारभाषक माध्यम। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ छोटा सा रहेगा। चलिए, पारभाषक माध्यम और पारदर्शी में आपको बताया गया था कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम से जाए जिसके आर पार हो जाए, प्रकाश जब किसी माध्यम के आर पार हो जाए तो वो पारदर्शी माध्यम कहलाता है। और प्रकाश जिस पदार्थ से होकर पार ना हो पाए वो अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। और आपको तीसरा नंबर बताया गया था कि जब प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाए तथा कुछ भाग पार ना हो पाए वो आपका पारभाषक माध्यम होता है। जैसा कि आप यहाँ वायु देख रहे हैं, यह वायु आपका पारदर्शी माध्यम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका प्रकाश जो है वायु के आर पार हो जाता है और कांच के भी आर पार हो जाता है, इसलिए यह भी पारदर्शक माध्यम है। दीवार, चौथे ऑप्शन पे आते हैं, दीवार पर देखते हैं, दीवार पर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, इसलिए यह अपारदर्शक माध्यम है। अर्थात ये 3 के तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं। ठीक है,
तो जैसा कि घिसा हुआ कांच है, अगर आपका घिसा हुआ कांच रहेगा तो प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाएगा तथा कुछ भाग नहीं हो पाएगा, इसलिए यह पारभासक माध्यम कहलाता है। अतः आपका ये तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा यह बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न का लेवल आप देख ही रहे होंगे, कितना बेहतरीन प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो जो बच्चे जानते होंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते वो आज के आज ही जान लें कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। अर्थात आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, समतल दर्पण के सामने एक मिनट, इसको यहाँ ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से दिखें, सवाल को हम लोग लगा सकें। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के सामने ये कोई आपका समतल दर्पण है, मान लेते हैं ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कोई वस्तु रखी गई है, यह दर्पण से आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यह आपका क्या है? वस्तु है। ठीक है, वस्तु आपका समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब इस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो आपको बताया गया है कि जब भी किसी समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, ठीक उतनी ही दूरी पीछे आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने रखी गई है, तो 10 सेंटीमीटर दूरी के पीछे ही इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। अर्थात जो आपका आंसर हो जाएगा वह आपका 10 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आई। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत होता है या दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, किसको कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत? दीप्त प्रकाश स्रोत में आपको बताया गया है, दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है वही दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। अब आप इसमें से देखकर बताइए कौन स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। आपका कांच तो हो नहीं सकता, यह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। और अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर। चंद्रमा जो है ये चमकती हुई भले हमें दिखाई देती है, परंतु इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, विद्युत बल्ब। जी हाँ, विद्युत बल्ब एक ऐसा प्रकाश स्रोत है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6वां नंबर। तो चलिए दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख क्या होता है? आपको बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या एकत्रित होती है तो वह क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है आपका? अभिसारी प्रकाश पुंज। परंतु जब किसी एक बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वह अपसारी कहलाता है। जैसे ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ये अपसारी हो जाएगा। बाकी तीसरा वाला आप समांतर देख रहे हैं, ये समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांतर प्रकाश पुंज। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपका पहला वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये पहला वाला आपका आंसर क्लियर है कि यही अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। जहाँ पर प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है वह अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। चलिए दोस्त, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, 8वें सवाल पर चल रहे हैं। परावर्तन का द्वितीय नियम होता है। आपको पढ़ाया गया है परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपका कि आपतित किरण, अपवर्तित या परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक तल पर होते हैं।
और दूसरा आपको बताया गया है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, अर्थात ये पहला वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर के। चलिए दोस्तों, अब हम 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल है हमारा, समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई हो बताइए। दर्पण के सम्मुख इतना सेंटीमीटर की वस्तु, देखिए कहा जा रहा है कोई एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने ये जो आपकी वस्तु है, ये जो आपकी वस्तु है, इस वस्तु की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो दोस्तों, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ी प्रतिबिंब भी होती है। कहाँ पर? समतल दर्पण के सामने। तो समतल दर्पण के सामने जितनी लंबी वस्तु हो उतनी लंबी ही आपकी प्रतिबिंब भी बनती है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका जवाब आपका हो जाएगा जितना बड़ा वस्तु है, अर्थात ये चौथा वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। तो चलिए, अब आप समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 10वां सवाल है। 10वें सवाल में दिया गया है, चलिए इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। 10वां सवाल है, 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान बताइए। तो आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई समतल दर्पण है और अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो जितनी ऊंचाई की वस्तु है उसके आधे ऊंचाई की आपकी प्रतिबिंब होनी चाहिए। अर्थात अगर 20 मीटर, यदि आपको 20 मीटर ऊंचाई का कोई वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो उसके आधे ऊंचाई का आपका दर्पण होना चाहिए। तो 20 मीटर ऊंचाई की वस्तु के लिए उसके आधे ऊंचाई की दर्पण होनी चाहिए, अर्थात 20 का आधा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर जो होगा, 10 मीटर ऊंचाई का आपका समतल दर्पण चाहिए, इसलिए ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी रिवाइज हो रहा होगा। इसी के साथ साथ प्रैक्टिस का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ आपके चैप्टर का भी रिवाइज होता रहता है। तो चलिए, अब हम अगले सवाल पर हैं। कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 40 अंश पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण बताइए। देखिए दोस्तों, जब तक यहाँ देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, ठीक है, और इसका हम बना देते हैं अभिलंब। ठीक है, ये है आपका समतल दर्पण, ये है आपका अभिलंब है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया। अब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 40 अंश पर आपतित होती है। कितने अंश पर आपतित होती है? ये आपकी आपतित होती है 40 अंश पर। ठीक, 40 अंश पर आपतित होती है तो परावर्तन का कोण बताइए। देखिए, जो आपतित हो रही है ये तो आपतित किरण के साथ और अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाता है, और जितना आपतन कोण होता है उतने आपका परावर्तन कोण होता है। तो कुल मिला जुला कर अगर ये 40 अंश है आपका, तो इसको लेकर और इसको लेकर आपका 90 अंश हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि ये 40 है तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 50 अंश। अब ये आपतन कोण आपका 50 अंश हो गया, तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है, तो जितना आपका आपतन कोण है उतना आपका परावर्तन कोण हो जाएगा, अर्थात परावर्तन कोण का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 अंश। तो ये जो 50 अंश तीसरे ऑप्शन में दिया गया है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 15 मीटर की दूरी पर है तो वस्तु और प्रतिबिंब की बीच की दूरी बताइए। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार आपके यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं क्वेश्चन को लगाने के लिए। हाँ, क्या कहा जा रहा है, कोई एक समतल दर्पण है। चलिए समतल दर्पण बना लिया। 15 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, तो वस्तु जो रखी गई है यह आपके 15 मीटर की दूरी पर रखी गई है। ये क्या है, आपकी वस्तु है।
ठीक, ये वस्तु आपके 15 मीटर की दूरी पर रखी गई है। तो पूछा क्या जा रहा है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। देखिए यहाँ पर आपका वस्तु है, तो जितने दूरी पर समतल दर्पण के सामने जितने दूरी पर वस्तु रखी गई है, ठीक उतनी ही दूरी पीछे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब अगर 15 सेंटीमीटर के सामने वस्तु रखी गई है तो 15 मीटर पीछे आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो पूछा जा रहा वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 15, ये आपका 15 और प्लस ये वाला 15, 15 और 15 मिलके 30 मीटर की दूरी। अर्थात ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 मीटर की दूरी पर आपका मतलब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है और यहाँ पर ये आपका आंसर भी दे दिया गया है, जो कि अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। यदि आप भी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप बड़े आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।